नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का दिशा ई राइज प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका साथी मनोज कुमार आपके लिए आज लेकर आया हूं राजस्थान के इतिहास के स्रोत, जिसका दूसरा भाग आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जिसने पहला भाग नहीं पढ़ा है उन छात्रों से विशेष आग्रह रहेगा कि पिछला भाग जरूर पढ़ें, जिससे आगे वाले भाग समझने में बहुत आसानी रहे। क्योंकि पूरा जो अपने स्रोत हैं राजस्थान को इतिहास को जानने के, उनमें हमने पहली क्लास जो पढ़ी थी विशेष रूप से, वो पहली क्लास इतिहास के स्रोत क्या होते हैं, इतिहास क्या होता है, फिर इतिहास के जो स्रोत हैं उनको हमने कितने भागों में बांटे हैं। हमने 3 भागों में बांटे थे। मैं फटाफट से 2 मिनट में रिपीट भी कर देता हूं। हमने इनको 3 भागों में बांटे थे: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और वर्तमान के आधुनिक इतिहासकारों द्वारा लिखित ग्रंथ के स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में हमने देखा था कि भाई अभिलेख होते हैं, जिनमें शिलालेख भी आ जाते हैं, ताम्रपत्र वगैरह भी आ जाते हैं, सिक्के हो जाते हैं, स्मारक हो जाते हैं। साहित्यिक स्रोतों में संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य, राजस्थानी साहित्य, चारण साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, फारसी साहित्य, ये जो साहित्य है ये साहित्यिक स्रोत है। वहीं आधुनिक जो इतिहासकार हैं वो कौन कौन है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने देखा था कल कर्नल जेम्स टोड, एलपी टेसीटोरी, मोहनोत नैनसी, सूर्यमाला मिश्रण, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कविराजा श्यामल दास, मुंशी देवी प्रसाद, रामनाथ रत्नू, जगदीश सिंह गहलोत और भी काफी सारे हैं, जैसे डॉक्टर दशरथ शर्मा है, हरविलास शारदा है, पंडित जाबरमल शर्मा है, पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ है, मंगल सहाय है। इन सबके बारे में हम पढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी जानकारी सबकी लेंगे। हमने आपसे वादा किया है कि निश्चित रूप से एक भी प्रश्न एग्जाम में आपका छूटने नहीं दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम प्रत्येक प्रश्न को यहां लेकर आएंगे और आपको याद करवाने का हर वो प्रयास करेंगे जो आपकी सफलता की सीढ़ी में या सफलता की राह में एक सीढ़ी के रूप में काम कर सके, एक गाड़ी के रूप में काम कर सके। चलिए शुरू करते हैं। आज हम कल हमने देखा पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं। शुरुआत हमने पुरातात्विक स्रोतों में की और पुरातात्विक स्रोतों में हमने इंस्क्रिप्शन की शुरुआत की थी। इंस्क्रिप्शन बोले तो अभिलेख। हमने इंस्क्रिप्शनों की कल हमने बात शुरू कर ली थी। इंस्क्रिप्शन, इन्हीं को यानी आज हम पढ़ेंगे अभिलेख। इंस्क्रिप्शन आज हम पढ़ेंगे विशेष रूप से। क्या है ये इंस्क्रिप्शन, क्या है अभिलेख। हमने अभिलेखों की अध्ययन को क्या कहते हैं ये देखा था, एपिग्राफी। और विशेष रूप से अगर हम अभिलेखों में ये जानने का प्रयास करें, भाई अभिलेखों का अध्ययन तो हमने देख ही लिया था कल कि अभिलेखों का अध्ययन कहलाता क्या है, क्या कहलाता है, एपिग्राफी। और अगर हम प्राचीन दस्तावेज जो होते हैं, प्राचीन जो लिपियां हैं उनको पढ़ें तो उनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पुरालिपि शास्त्र यानी पेलियोग्राफी। हमने एपिग्राफी और पेलियोग्राफी के बारे में देखा था। जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो पिछली क्लास जरूर देखें, क्योंकि पिछली क्लास अगली क्लास में आपकी ज्यादा मददगार होगी। हालांकि हमारी सारी क्लासेस स्वतंत्र हैं, आप जहां से पढ़ने की शुरुआत करोगे वहीं से आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा पिछली क्लास जरूर देखें, जिससे और ज्यादा अगली क्लास बेहतरीन समझ में आए। चलिए जुड़े रहिए हमारे सेशन के साथ। और दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आता है इसको लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। एप्लीकेशन को अगर डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लें। बढ़ते हैं हम आगे सीधे सीधे कि भाई इंस्क्रिप्शन, राजस्थान के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत जो है वो अभिलेख हैं। वो क्या है भाई, वो अभिलेख है। और अभिलेखों की जानकारी अपने को होनी ही चाहिए। अभिलेखों का महत्व हमने देखा कि भाई अभिलेखों का महत्व क्या है। अभिलेख जब किसी राजा की प्रशंसा में लिखे जाएं तो इन्हें हम क्या कह देते हैं, प्रशस्ति कह देते हैं। क्या कह देते हैं, प्रशस्ति कह देते हैं। कल हमने इस प्रशस्ति की बात कर भी ली थी। कल हमने प्रशस्ति किसे कहते हैं इसकी चर्चा हमने कर ली थी। आज हम सीधे सीधे अपने एक एक अभिलेख पर आ जाते हैं। इंपोर्टेंट शिलालेख अपने कौन कौन से रहेंगे और प्रशस्तियां कौन कौन सी रहेंगी। हम इंपोर्टेंट के अलावा कुछ अन्य शिलालेख भी देखेंगे जो वर्तमान में एग्जाम में पूछे जा रहे हैं।
सबसे पहला जो शिलालेख आता है वो आता है बड़ली का शिलालेख। मैं पहले एक बार शिलालेखों के बारे में आपको बता देता हूं कि कौन कौन से शिलालेख अपने हैं जिन्हें हमें पढ़ना है विशेष रूप से। पहला जो शिलालेख आता है वो है बड़ली का शिलालेख। वैसे आप नाम से ही जान गए होंगे क्योंकि आप जो है अच्छी तैयारी कर रहे हो और निश्चित रूप से आप जानते होंगे कि बड़ली का शिलालेख हमें कहाँ से मिला है। तो एक बड़ली गांव आता है अजमेर में। कहाँ पर आता है बड़ली गांव? अजमेर में आता है बड़ली गांव। 443 ईसा पूर्व का ये शिलालेख है। मैं इसकी डिटेल आपको बाद में बताऊंगा, यहाँ केवल मैं इतना ही बता रहा हूं जिससे हमें शिलालेखों को पढ़ने में थोड़ी मदद मिले। बड़ली का शिलालेख कौन से गांव में है? बड़ली गांव में है। या साथ साथ ही मैं डिटेल बताता चलूं तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि एक साथ फिर हम लास्ट में देख लेंगे एक साथ कौन कौन से शिलालेख हमने पढ़ लिए, उनको एक साथ ले लेंगे, है ना। तो मैं एक साथ आपको डिटेल बताता चलता हूं कि बड़ली का जो शिलालेख है वो बड़ली गांव में है। कहां पर है? बड़ली गांव में है। और बड़ली गांव कहां है? ये अजमेर में है भाई। बड़ली गांव है कहां पे? अजमेर में है। अगर आपसे पूछे ये शिलालेख कब का है तो ध्यान रखना ये 443 ईसा पूर्व का है। कब का है ये 443 ईसा पूर्व का शिलालेख है। विशेष रूप से ध्यान रखना, पहला शिलालेख याद हो जाना चाहिए कि बड़ली का शिलालेख। पहला शिलालेख है कौन सा? बड़ली का शिलालेख है। कहां से मिला है? बड़ली गांव अजमेर से मिला है। कब का है ये 443 ईसा पूर्व का शिलालेख है। खास बात, ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख माना जाता है। हालांकि इससे भी प्राचीन है शिलालेख, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप प्राचीनतम शिलालेखों में इसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है, इसलिए विशेष रूप से इसको हमें देखना है। भाई अगर बात करें कि इसकी खोज किसने की थी, ये प्राप्त किसको हुआ था, ध्यान देना। बड़ली का शिलालेख बड़ली गांव अजमेर से मिला है। 443 ईसा पूर्व का ये शिलालेख बताया जाता है या है जो इस पर लिखा हुआ है। बात आती है इसकी खोज, या ये कहां से प्राप्त हुआ, इसकी खोज किसने की। तो एक नाम आता है कि खोजकर्ता। अगर आपसे पूछ ले कि बड़ली शिलालेख का खोजकर्ता कौन है तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कौन है भाई? पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो है सन 1912 में उन्हें बड़ली का शिलालेख प्राप्त हुआ था। अगर आपसे कभी पूछ ले कि बड़ली का शिलालेख किसे प्राप्त हुआ था, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा को 1912 में एक मंदिर है बिलोट माता का। कौन सा मंदिर है? कहां पर प्राप्त हुआ था? अगर आपसे पूछे बड़ली का शिलालेख तो बिलोट माता मंदिर से। बिलोट माता मंदिर से। राजस्थान के इतिहास में आपको कंफ्यूज कतई नहीं होना है और मैं होने भी नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा पूरा प्रयास है कि मैं ऑथेंटिक रूप से आप तक सटीक और सच्ची घटनाएं या सच्ची कहानियां या फिर यूं कहें सत्य आधारित टॉपिक्स जो है या सत्य आधारित जो इतिहास है वही आप तक पहुंचाऊं और उसको पूरे डिटेल के साथ पहुंचाऊं। इसलिए आप कंफ्यूज बिल्कुल ही मत होना, मैं तरीके के साथ और एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ चलूंगा। तो हम पढ़ रहे हैं पहला शिलालेख राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोतों में, जिसका नाम है बड़ली का शिलालेख। क्या नाम है? बड़ली का शिलालेख। कहां से प्राप्त हुआ? अजमेर से प्राप्त हुआ, बड़ली गांव से। कब का है? 443 ईसा पूर्व का है। कब प्राप्त हुआ? 1912 में प्राप्त हुआ। किसको प्राप्त हुआ? पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा को प्राप्त हुआ। किस जगह से प्राप्त हुआ? तो बड़ली गांव में बिलोट माता का मंदिर है और बिलोट माता मंदिर से ये प्राप्त होता है। कहां से? बिलोट माता मंदिर से प्राप्त होता है। खास बात, इसकी विशेषता क्या है? विशेषता की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, सबसे खास विशेषता इसकी
अगर कोई ब्राह्मी लिपि में शिलालेख प्राप्त हुआ हो, कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में अगर कोई शिलालेख प्राप्त हुआ हो तो इस शिलालेख का नाम आप सुनहरे अक्षरों में लिख सकते हैं। ये ब्राह्मी लिपि का प्रथम शिलालेख है। कौन सी लिपि का भाई? ये ब्राह्मी लिपि का प्रथम शिलालेख है। ये बात आप ध्यान में रखना है, इसकी सबसे प्रमुख बात। फिर रिपीट करूंगा कि बड़ली का शिलालेख 443 ईसा पूर्व का है। बिलोट माता मंदिर बड़ली गांव अजमेर से प्राप्त हुआ। पंडित गौरी सिंह हीराचंद ओझा ने सन 1912 में इसकी खोज की थी और इसकी सबसे खास विशेषता ये ब्राह्मी लिपि का प्रथम शिलालेख है। कौन सी लिपि का भाई? ये ब्राह्मी लिपि का प्रथम शिलालेख है। और अगर हम बात करें कि यहां से हमें कौन सी बड़ली शिलालेख से हमें कौन सी जानकारी प्राप्त होती है, अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछे तो ध्यान देना थोड़ा कि यहां पर अजमेर की जानकारी तो हमें प्राप्त होती ही होती है। आपने चित्तौड़ या माध्यमिका का नाम सुना होगा। माध्यमिका भाई, माध्यमिका चित्तौड़ को ही कहते हैं। वहां पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ करता था। कौन से धर्म का? जैन धर्म का। और इसमें यही बात बताई गई है कि भाई इसी शिलालेख से हमें ये नॉलेज होती है, ये हमें ज्ञान होता है, हमें ज्ञात होता है, हमें पता चलता है, हमें जानकारी मिलती है कि भाई बड़ली शिलालेख के आधार पर हम कह सकते हैं कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार अजमेर तो था ही भाई, अजमेर में तो था ही, इसके साथ माध्यमिका में भी था। माध्यमिका कहाँ है? चित्तौड़ में है। कहाँ पर है भाई? चित्तौड़ में है माध्यमिका। ये आप ध्यान रखना। बात समझ में आ गई कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार की जानकारी हमें कौन सा शिलालेख देता है? बड़ली का शिलालेख देता है। कौन सा? बड़ली का शिलालेख देता है ना। अभी ये है कहां पर? ये अजमेर के संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है भाई। कहां पर है बड़ली का शिलालेख? अजमेर संग्रहालय में। मैं आपको थोड़ी और खास बात बताऊं इसकी, तो आपने पीपर हवा का नाम सुना होगा। पहले मैं यहां जानकारी लिख देता हूं जिससे आप स्क्रीनशॉट भी ले सको और भूलो भी नहीं। इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है तो ध्यान रखना, ये जैन धर्म के प्रचार प्रसार की बात करता है। ये जैन धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में बताता है। कहां पर बतलाता है? अजमेर और माध्यमिका में। माध्यमिका किसको कहते हैं हम? मध्यमिका या माध्यमिका एक ही चीज है ना, मध्यमिका लिख सकते हैं अपन। चित्तौड़ को कहते हैं, किसको कहते हैं? मध्यमिका हम चित्तौड़ को कहते हैं भाई। किसको कहते हैं? चित्तौड़ को कहते हैं। अब बात आती है, अब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं साइड हो गया, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अगर आपसे प्राचीनता की बात की जाए, बड़ली शिलालेख की प्राचीनता की बात की जाए तो थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा याद रखना कि भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है। अगर आपसे प्रश्न पूछे भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है तो ध्यान रखना, आपने नाम सुना होगा पीपर हवा का। इसका नाम सुना होगा भैया आपने? पीपर हवा का नाम आपने सुना होगा। पीपर हवा है कहां पर? उत्तर प्रदेश में है। पीपर हवा कहां है? उत्तर प्रदेश में है पीपर हवा। ये अभिलेख है 487 ईसा पूर्व का। कब का है? 487 ईसा पूर्व का। तो ये माना जाता है भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख। पीपर हवा अभिलेख क्या है? भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। शिलालेख मान लो कि भारत का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? पीपर हवा का शिलालेख उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ था। वह शिलालेख भारत का सबसे प्राचीन है। कब का है? 487 ईसा पूर्व का है। फिर 486, फिर 485, फिर 484। भाई ईसा पूर्व की बात है ना, ईसा पूर्व जितना हम पीछे जाएंगे उतना ज्यादा संख्या होती जाएगी, जितना हम वापस आएंगे उतनी कम होती जाएगी। तो ध्यान रखना कि पीपर हवा उत्तर प्रदेश का जो शिलालेख है यह भारत का सबसे प्राचीन शिलालेख है, 487 ईसा पूर्व का है। वहीं बड़ली का शिलालेख भारत का दूसरा सबसे प्राचीन शिलालेख। मोस्ट इंपोर्टेंट बात,
मोस्ट से भी मोस्ट बता रहा हूं मैं आपको कि भाई भारत का दूसरा सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? दूसरा सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? वो है बड़ली का शिलालेख। कौन सा है? बड़ली का शिलालेख। अब आप स्क्रीनशॉट बेहतरीन तरीके से ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ले लिया होगा? चलिए, तो ये बड़ली का शिलालेख था। मैं एक बार रिपीट करता हूं, फिर अगले शिलालेख की ओर चलता हूं आपको लेकर। बड़ली का शिलालेख फटाफट से आप रिपीट करिएगा कि बड़ली का शिलालेख कहां से मिला? बड़ली गांव अजमेर से मिला। कब का है? 443 ईसा पूर्व का है। कब मिला? 1912 में मिला। किसको मिला? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा को मिला। कहां पर मिला? बिलोट माता मंदिर में मिला। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? प्रमुख विशेषता यह है कि भाई ये ब्राह्मी लिपि का प्रथम शिलालेख माना जाता है। ब्राह्मी लिपि का पहला शिलालेख है। इसमें जो लिखावट है वो ब्राह्मी लिपि में है, इसलिए ब्राह्मी लिपि का पहला शिलालेख है। जैन धर्म के प्रचार प्रसार की बात ये करता है। अजमेर और माध्यमिका में जैन धर्म का प्रचार प्रसार था, इसी शिलालेख से हमें ज्ञात होता है। भारत का दूसरा सबसे प्राचीन शिलालेख है बरली का शिलालेख। पहला कौन सा है? पीपर हवा उत्तर प्रदेश का जो शिलालेख है 487 ईसा पूर्व का है, वो पहला शिलालेख है। अब हम अगले शिलालेख की ओर चले तो ध्यान रखना, गोसुंडी शिलालेख आता है। कौन सा शिलालेख आता है? दूसरा शिलालेख है आपका गोसुंडी शिलालेख। ये 200 ईसा पूर्व का है, गोसुंडी शिलालेख। इसके बारे में सीधा प्रश्न आपके लिए, भाई गोसुंडी शिलालेख कौन सी शताब्दी का है? तो दूसरी शताब्दी का है। कब का है? 200 ईसा पूर्व भी लिख सकते हो, दूसरी शताब्दी भी लिख सकते हो। कहां पर मिला? तो चित्तौड़गढ़ का एक गांव है गोसुंडी गांव, मैं यहां लिख देता हूं। ये प्राप्त कहां से हुआ? ये गोसुंडी गांव चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है। गोसुंडी गांव चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है। कब प्राप्त, मतलब कि कब का है ये 200 ईसा पूर्व का है। कब का है ये? 200 ईसा पूर्व का है भाई। ध्यान में रह जाएगा कि गोसुंडी शिलालेख दूसरी शताब्दी का शिलालेख है, गोसुंडी गांव चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है, और 200 ईसा पूर्व का शिलालेख है। इस शिलालेख की भाषा कौन सी है? तो ध्यान रखना, वही लिपि ब्राह्मी लिपि है, और जब ब्राह्मी लिपि है तो भाषा भी कौन सी होगी? संस्कृत भाषा होगी। कौन सी होगी भाई? संस्कृत भाषा ही होगी। जब लिपि ब्राह्मी होती है तो भाषा कौन सी होगी? संस्कृत होगी। तो ध्यान रखना, ये भी ब्राह्मी लिपि का है। बड़ली का शिलालेख भी कौन सा था? ब्राह्मी लिपि का था। ये भी किसका है? ब्राह्मी लिपि का है। सॉरी, ये ब्राह्मी लिपि का है, यानी संस्कृत भाषा में है। सीधी सीधी बात यही है। इस शिलालेख की भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। अगर आप कॉपी पेन लेकर नोट करें ज्यादा बेहतर रहेगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा समय तक आपके दिमाग में बैठा रहेगा कि गोसुंडी शिलालेख की भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। अगर मैं बात करूं तो आपने एक नाम सुना होगा, सर्वतात। सर्वतात ने एक यज्ञ किया था जिसको हम बोलते हैं अश्वमेध यज्ञ। सर्वतात ने कौन सा यज्ञ किया था? अश्वमेध यज्ञ किया था। और एक विष्णु मंदिर है, उसकी 4 दीवारी बनाई थी। ये गजवंश का व्यक्ति था सर्वतात। मैं आपको थोड़ी सी कहानी, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं लूंगा, एक सामान्य सी बात बताऊंगा कि सर्वतात नाम का एक राजा हुआ करता था गजवंश का, जिसने अश्वमेध यज्ञ किया और भगवान विष्णु के मंदिर की 4 दीवारी बनवाई थी। उसी का वर्णन अपने गोसुंडी शिलालेख में मिलता है। समझ गए बात को? मैं यहां नोट कर देता हूं कि भाई
इस शिलालेख की खास बात क्या है? वैसे तो उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे उसको प्रकाशित करने का काम, उसको खोजने का काम बड़ली को हरिशंकर हीराचंद ओझा ने किया था, तो इसको किसी ने किया था क्या? क्या कोई व्यक्ति था क्या? कोई ना कोई व्यक्ति तो होता ही है। प्रश्न पूछा गया है, पूछा जा सकता है। गोसुंडी के शिलालेख को प्रकाशित करवाने का या इसको खोज करने का काम किसने किया था? दामोदर राव भंडारकर, डी आर भंडारकर हैं, डी आर भंडारकर। इन्होंने किया था इसको प्रकाशित करवाने का काम। मैंने कहा इसकी विशेषता क्या है, इसमें किसकी जानकारी मिलती है, हमें क्या ज्ञात होता है इस शिलालेख के माध्यम से? शिलालेख है तो कुछ ना कुछ तो ज्ञात होगा। तो निश्चित रूप से गजवंश का एक राजा हुआ। भाई गजवंश का कौन राजा हुआ? सर्वतात नाम का गजवंश का राजा हुआ सर्वतात। और इसने क्या करवाया? अश्वमेध यज्ञ करवाया। कौन सा यज्ञ करवाया भाई? अश्वमेध यज्ञ करवाया था इसने। और भगवान विष्णु के मंदिर की चार दीवारी बनवाई थी। क्या बनवाई थी? चार दीवारी। इसकी जानकारी हमें मिलती है कि कोई राजा था सर्वतात गजवंश का, उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था और मंदिर की चार दीवारी बनवाई थी, जिसका वर्णन इस शिलालेख में किया गया। ये तो है सामान्य सी बात। भाई गोसुंडी शिलालेख का प्रकाशन या खोजकर्ता कौन था? डी आर भंडारकर था। ये सामान्य सामान्य सी बात है, मैंने आपको बता दी। अब बात आती है कि राजस्थान का ऐसा शिलालेख आप बताइए, आप कोई ऐसा शिलालेख बताइए राजस्थान का जो भगवान विष्णु से संबंधित है। पहला शिलालेख, सबसे प्राचीनतम शिलालेख, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख, सबसे पुराना शिलालेख कौन सा है जो भगवान विष्णु के धर्म से संबंधित है, जो भागवत धर्म से संबंधित है? कौन सा है? यही है। यानी ये राजस्थान का पहला शिलालेख है, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है जो वैष्णव धर्म या भागवत धर्म से संबंधित है, यानी भगवान विष्णु से संबंधित है, भगवान विष्णु से संबंधित है। भगवान विष्णु की भक्ति की बात करने वाला राजस्थान का प्रथम शिलालेख कौन सा है? गोसुंडी। कौन सा है? गोसुंडी है, जो विष्णु की भक्ति के बारे में, यानी सर्वतात द्वारा भगवान विष्णु के मंदिर की चार दीवारी का निर्माण और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया गया था, उसका उल्लेख करता है। इसलिए यह शिलालेख अपने आप में महान बन जाता है, क्योंकि पहला शिलालेख है जो वैष्णव धर्म से संबंधित है। कौन होते हैं वैष्णव? वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। यानी वैष्णव जब उनको कहा जाता है जो दूसरों के दर्द को समझते हैं। बात आती है एक खास बात कि अकबर का आपने नाम सुना होगा। किसका? अकबर का। एक हाथी बड़ा और एक प्रकाश स्तंभ का नाम आपने सुना होगा, जिसको हम ऊब दीवड़ बोलते हैं। ऊब दीवड़, है ना? इसका निर्माण करवाया था गोसुंडी में। कहां पर? गोसुंडी में। इसलिए शिलालेख का नाम पड़ गया था हाथी बड़ा। क्या नाम पड़ गया था? हाथी बड़ा। फिर से ध्यान रखना कि भाई अकबर ने, यानी गोसुंडी शिलालेख का दूसरा नाम क्या है? अगर प्रश्न, कई बार आपसे प्रश्न घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं, तो उनकी ओर आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया करो कि भाई खास बात जो आपको समझनी है, गोसुंडी शिलालेख का दूसरा नाम क्या है? हाथी बड़ा शिलालेख। कौन सा है? हाथी बड़ा शिलालेख। क्यों है ऐसा नाम, क्यों पड़ा इसका? तो ध्यान रखना, अकबर ने यहां पर एक प्रकाश स्तंभ बनवाया था जिसे ऊब दीवड़ कहते हैं, और एक बनवाया था हाथी बड़ा। क्या बनवाया था? हाथी बड़ा। तो ध्यान रखना, हाथी बड़ा शिलालेख इसलिए कहते हैं इसको कि अकबर ने यहां पर, कौन से बर ने? अकबर ने यहां पर एक तो प्रकाश स्तंभ बनवाया था, प्रकाश स्तंभ बनवाया था, जिसे क्या कहते हैं हम?
ऊब दीवड़। देखो मैं इतनी जानकारी दे रहा हूं, ये निश्चित रूप से एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। ऊब दीवड़ प्रकाश स्तंभ का ही नाम है। पूछ लेता है ऊब दीवड़ किसके द्वारा निर्मित है? गोसुंडी में। कहां पर बनवाया था? गोसुंडी में। तो प्रश्न आ जाता है कि गोसुंडी में ऊब दीवड़ किसके द्वारा बनवाया गया, किसके द्वारा निर्मित है? अकबर के द्वारा निर्मित है। और यहां एक बनवाया था हाथी बड़ा। क्या बनवाया था? हाथी बड़ा। इसलिए इस शिलालेख को कहते हैं हाथी बड़ा का शिलालेख या फिर ऊब दीवड़ का शिलालेख। समझ रहे हो बात को कि गोसुंडी शिलालेख के ही दो अन्य नाम भी हमें प्राप्त होते हैं, एक तो हाथी बड़ा का शिलालेख या फिर दूसरा मिलता है ऊब दीवड़ का शिलालेख। हाथी बड़ा का शिलालेख बोलो चाहे ऊब दीवड़ का शिलालेख बोलो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि भाई गोसुंडी का जो शिलालेख है ये कहां से प्राप्त होता है? गोसुंडी गांव चित्तौड़ से। गोसुंडी गांव चित्तौड़ से प्राप्त होता है। कब का है ये 200 ईसा पूर्व का, यानी दूसरी सदी का है। इसकी लिपि कैसी है? ब्राह्मी लिपि है। भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा है भाई? संस्कृत भाषा है। इसका खोजकर्ता कौन था? इसको प्रकाशित किसने करवाया था या इसकी पहली जानकारी किसे मिली थी? डॉक्टर D.R. भंडारकर को। तो D.R. भंडारकर इसका प्रकाशक था भाई। इसकी खास बात क्या है? गजवंश के शासक सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाने की जानकारी और भगवान विष्णु के मंदिर के चारों तरफ चार दीवारी का काम करवाने की जानकारी हमें गोसुंडी शिलालेख से प्राप्त होती है। तीसरी बात आती है यह वैष्णव धर्म या भागवत धर्म के बारे में वर्णन करने वाला राजस्थान का पहला शिलालेख है। वैष्णव धर्म या भागवत धर्म का वर्णन करने वाला राजस्थान का पहला शिलालेख कौन सा है? गोसुंडी का शिलालेख है। इसी के अन्य नाम भी है, हाथी बड़ा शिलालेख है या फिर ऊब दीवड़ का शिलालेख भी इसे कहते हैं। इसे अन्य नामों से जानते हैं हम। कौन कौन से नामों से? हाथी बड़ा शिलालेख अथवा ऊब दीवड़ का शिलालेख भी इसे कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान शब्द जो है हमें पहली बार कौन से शिलालेख में प्राप्त होता है? तो आपने पढ़ते आए होंगे हम बसंतगढ़ सिरोही। बसंतगढ़ सिरोही में भी मिलता है और गोसुंडी शिलालेख। ये ऐसे दो शिलालेख है, इन दो शिलालेख ही हैं राजस्थान में जिनमें हमें यानी सबसे पहले राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखना कि इस शिलालेख से हमें राजस्थान शब्द का उल्लेख भी मिलता है। राजस्थान शब्द का मैं ये चीज आपको अलग से बताऊंगा भी कि राजस्थान शब्द की जानकारी देने वाले सबसे प्राचीन शिलालेख कौन से हैं? तो बसंतगढ़ सिरोही और गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख और बसंतगढ़ सिरोही का शिलालेख। तो समझ में आ गया। हमने बड़ली का शिलालेख पढ़ा था तो 443 ईसा पूर्व का है और हमने गोसुंडी का शिलालेख पढ़ा तो 200 ईसा पूर्व का है। गोसुंडी के शिलालेख को हम हाथी बड़ा का शिलालेख भी कहते हैं और ऊब दीवड़ का शिलालेख भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अकबर द्वारा यहाँ प्रकाश स्तंभ और हाथी बड़ा का निर्माण करवाया गया था। ये थी सामान्य सी जानकारी दो शिलालेखों की, बड़ली और गोसुंडी की। बड़ली और गोसुंडी की। तीसरे शिलालेख में हम चलते हैं तो एक आता है नांदसायूप स्तंभ लेख। ये शिलालेख तो नहीं है, स्तंभ लेख की बात करें हम। नांदसा गांव है भीलवाड़ा में। कहां है? भीलवाड़ा में। इसके लगभग 25 सालों पहले की बात है, लगभग, है ना। वैसे तो इससे लगभग 225 सालों के बाद की बात है। 225 सालों बाद की, क्योंकि ये ईसा पूर्व का है। अब हम बात कर रहे हैं ईस्वी की। 225 ईस्वी का एक शिलालेख मिलता है हमें भीलवाड़ा के नानसा गांव में, जिसका नाम है नांदसायूप स्तंभ लेख। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम उसकी चर्चा करते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेने की जल्दी करें। ले लिया होगा? चलिए, तो तीसरा शिलालेख आज का। तीसरे शिलालेख की हम बात करें जिसका नाम है नांदसायूप स्तंभ लेख। तीसरा अभिलेख है अपना नांदसा यूप स्तंभ लेख।
नांदसा यूप स्तंभ लेख, सीधी सी बात, पहला प्रश्न वही, कहां से प्राप्त हुआ? तो नांदसा गांव है भीलवाड़ा में। नांदसा गांव कहां है? भीलवाड़ा में है भाई। दूसरा प्रश्न वही कि भाई ये मिला तो नांदसा गांव भीलवाड़ा से है, लेकिन कब का है? तो ध्यान रखना 225 ईस्वी का है। अब की बार ईस्वी की बात है, कब का है ये? 225 ईस्वी का है ना। 200 साल वो और 225 साल ये, लगभग 425 साल हो गए है ना। उसके बाद 425 साल बाद हम आए हैं वापस। तो ध्यान रखना, नानसा यूप स्तंभ लेख नानसा गांव भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है और 225 ईस्वी का है। कब का है? 225 ईस्वी का है। एक गोल स्तंभ पर हमें ये मिला है। कैसे स्तंभ पर हमें ये मिला है? एक गोल स्तंभ पर हमें ये प्राप्त हुआ है भाई। ये कोई स्तंभ है ना। इस स्तंभ पर ये उत्कीर्ण है, इस स्तंभ पर ये उत्कीर्ण है। तो गोल स्तंभ पर हमें ये प्राप्त हुआ है। खास बात है, इसका रचनाकार है सोम। कौन है? यानी इसकी स्थापना किसने की थी? सोम ने की थी। किसने की थी भाई? सोम ने की थी। तो ध्यान रखना, इसका संस्थापक, इस शिलालेख का अगर आपसे संस्थापक पूछे, क्या पूछे? संस्थापक पूछे, तो क्या नाम आएगा भाई? सोम। इस शिलालेख का स्थापना करने वाला बंदा कौन है? सोम है। कौन है? सोम। बात है कि इससे संबंधित प्रश्नों की, कैसा प्रश्न यहां से बन सकता है। बात आती है, आपने सुना होगा कि एक गुण गुरु नाम का व्यक्ति था। आपने इसके बारे में काफी सुना होगा, गुण गुरु, जिसने नानसा गांव भीलवाड़ा में एक यज्ञ किया था, जिसे हम बोलते हैं षष्ठी रात्र यज्ञ। कौन सा बोलते हैं? षष्ठी रात्र यज्ञ। ये किसने करवाया था? गुण गुरु ने। क्यों करवाया था? क्षत्रिय राजा जो थे उनके राज्य विस्तार के लिए, क्योंकि राजाओं ने ये यज्ञ गुणगुरु नामक व्यक्ति के माध्यम से करवाया था। तो गुणगुरु का नाम तो हमें लेना ही पड़ेगा। एक यज्ञ होता है षष्ठी रात्र यज्ञ, जिसको करवाने वाला व्यक्ति था गुणगुरु। कुल मिलाकर के अपना, वैसे भी ये जो भारत है, उत्तरी भारत है, विशेष रूप से ध्यान देना थोड़ा सा। समझ जाओगे आप। उत्तरी भारत में यज्ञों का प्रचलन काफी मात्रा में रहा है। यहां पर यज्ञ काफी हुआ करते रहे हैं। और ये जो है, इन यज्ञों का करने का कारण पीछे यही था कि राज्य का विस्तार ज्यादा से ज्यादा किया जाए, राज्य विस्तार के लिए अधिकतम प्रयास किए जाएं। और ये प्रयासों का परिणाम है यज्ञ, या प्रयासों की एक कड़ी है यज्ञ। समझ गए बात को? तो इस यज्ञ, इस स्तंभ लेख से हमें जानकारी किसकी प्राप्त होती है? षष्ठी रात्र यज्ञ की। सीधा प्रश्न में, प्रश्न पर ही आ जाता हूं। इस, देखो ये संस्कृत भाषा में, ये कौन सी भाषा में है? ये संस्कृत भाषा में है। ये स्तंभ लेख संस्कृत भाषा में है। और इस यज्ञ, इस स्तंभ लेख से हमें जो जानकारी प्राप्त होती है, वो प्राप्त होती है षष्ठी रात्र यज्ञ की। किसकी भाई? षष्ठी रात्र यज्ञ की जानकारी हमें मिलती है। और ये यज्ञ किसके द्वारा संपादित करवाया गया था? तो एक नाम मिलता है गुण रूप। गुण रूप नामक कोई व्यक्ति हैं, उनके द्वारा यज्ञ करवाया गया था। तो अगर आपसे प्रश्न सीधा पूछे कि बताइए राजस्थान का ऐसा कौन सा अभिलेख है जहां से हमें षष्ठी रात्र यज्ञ की जानकारी मिलती है, तो आप अब आराम से बता सकते हो, नांदसा यूप स्तंभ लेख से हमें षष्ठी रात्र यज्ञ की जानकारी मिलती है। और इस यज्ञ का आयोजन करवाने वाला, इस यज्ञ को करवाने वाला, संपादित करवाने वाला आचार्य गुणरूप था। क्षत्रियों का राज्य विस्तार करना इस यज्ञ का विस्तार था। वैसे भी प्राचीन काल में जो यज्ञ हुआ करते थे, उनका सीधा सीधा उद्देश्य था कि राज्य का ज्यादा से ज्यादा विस्तार हो, इसके लिए यज्ञों का आयोजन
किया जाता रहा है। प्रश्न सीधा आता है कि भाई नानसा युग स्तंभ लेख कहां से प्राप्त हुआ? नानसा गांव भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ। कब का है ये शिला अभिलेख? 225 ईस्वी का है। भाई इसमें कौन सी भाषा में ये संस्कृत भाषा में है। कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट से। संस्कृत भाषा में है ये। और खास बात है इसमें जानकारी किसकी मिलती है? षष्ठी रात्र यज्ञ की जानकारी मिलती है। और इसको संपादित करवाने वाला विद्वान गुणरूप था। कौन था? गुणरूप था। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो अब बात आती है, ये तो है अपना नानसा युग स्तंभ लेख। तो फटाफट से मेरे साथ बोलिए आप। पहला शिलालेख हमने पढ़ा, उसका नाम क्या था? बड़ली का लेख, बड़ली गांव अजमेर से। दूसरा हमने पढ़ा घोसुंडी का शिलालेख, घोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़। पहला कब का है? बड़ली 443 ईसा पूर्व का है। दूसरा कब का है? घोसुंडी 200 ईसा पूर्व का है। और तीसरा हमारा नानसा युग स्तंभ लेख, नानसा गांव भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ। नानसा गांव कहां है? भीलवाड़ा से हमें यह प्राप्त होता है। कब का है ये 225 ईस्वी का है। बात समझ में आ गई होगी। चौथे लेख की ओर या चौथे स्तंभ लेख या अभिलेख की ओर हम बढ़ते हैं। बरनालायूप, आपने पढ़ा होगा नाम कि भाई बरनालायूप स्तंभ लेख जो है जयपुर में, इसके लगभग 2 साल बाद का ही है। 227 ईस्वी का है। कब का है? 227 ईस्वी का है। हम उसकी बात करते हैं नंबर 4 पर। चलिए, चौथा नंबर का जो हम अभिलेख पढ़ने जा रहे हैं वो है बरनालायूप स्तंभ लेख। बरनालायूप स्तंभ लेख। भाई बात ऐसी है, सीधा आता है भाई कहां से मिला है? बरनाला गांव। बरनाला गांव कहां है? जयपुर में है। कहां से मिला है? बरनाला गांव से मिला है। और ये बरनाला गांव है कहां? ये जयपुर में है भाई। ये कहां है? ये जयपुर में है। अब आपसे प्रश्न यह आता है कि भाई ये स्तंभ लेख कब का है? तो 227 ईस्वी का है। कब का है ये? 227 ईस्वी का। ये साधारण से प्रश्न है। पहला बड़ली का कब का है? 443 ईस्वी का। गोसुंडी कब का है? 200 ईसा पूर्व का। वो 443 ईसा पूर्व का है बड़ली का, और गोसुंडी 200 ईसा पूर्व का है। वहीं नानसा युग स्तंभ लेख 225 ईस्वी का है। और बरनाला युग स्तंभ लेख 227 कब का है? 227 ईस्वी का है। ये भी जैसे अपना अन्य जो शिलालेख हमने पढ़े संस्कृत भाषा में थे, तो बरनाला युग स्तंभ लेख भी कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। किसमें है भाई? ये भी आपका संस्कृत भाषा में है। कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। अगर हम बात करें भाई इसकी क्या विशेषता है, भाई अभी इसकी विशेषता क्या है, तो ध्यान रखना। एक व्यक्ति था सोहर्ण गोत्र का, वर्धन नाम का कोई व्यक्ति था। कौन सा व्यक्ति था? एक व्यक्ति था वर्धन। कौन था भाई? वर्धन था। उसने लगभग 7 पाठशालाएं बनवाई थी। कितनी पाठशालाएं बनवाई थी? 7 पाठशालाएं बनाई थी। बरनाला युग स्तंभ लेख हमें बतलाता है कि एक व्यक्ति था वर्धन नाम का कोई व्यक्ति रहा है, उसने 7 पाठशालाएं बनवाई, है ना। उस व्यक्ति के गोत्र के बारे में भी वर्णन है, सोहर्ण गोत्र। कौन सा गोत्र है? सोहर्ण गोत्र। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे इस स्तंभ लेख से हमें किस बात की जानकारी मिलती है, इस स्तंभ लेख से हमें क्या ज्ञात होता है, तो ध्यान रखना इस स्तंभ लेख से हमें जो मोटे रूप में ज्ञात होता है वो ये है पाठशालाओं के निर्माण की जानकारी। पाठशालाओं के निर्माण की जानकारी हमें इस स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। खास बात, ये पाठशालाएं बनवाई किसने थी?
वर्धन नाम के व्यक्ति ने। किसने बनवाई थी भाई? वर्धन नाम के व्यक्ति ने बनवाई थी। वर्धन का गोत्र भी इसमें प्राप्त होता है। सोहर्ण गोत्र का ये व्यक्ति रहा है जिसने 7 पाठशाला बनवाई। कितनी बनवाई थी? 7 पाठशालाएं बनवाई थी। तो अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ ले कि 7 पाठशालाएं वर्धन नामक व्यक्ति द्वारा बनवाई गई, इसका उल्लेख हमें कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है? तो बरनाला यूप स्तंभ लेख जयपुर 227 ईस्वी का है, उससे हमें प्राप्त होता है। वर्तमान में यह आमेर संग्रहालय में पड़ा है। कहां पड़ा है? आमेर में सुरक्षित रखा गया है। और अब हम अगले स्तंभ लेख की ओर बढ़ते हैं, वो अपना रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट से। हम फिर बड़वा को पढ़ेंगे, ले लो फटाफट से। ले लिया? अब देखो हम बढ़ते हैं 5वां। कौन सा है भाई? 5वां है बड़वा यूप स्तंभ लेख। बड़वा यूप स्तंभ लेख की जानकारी लेते हैं। 181 ईस्वी का। कब का है ये 181 ईस्वी का है। खास बात है, कोटा का एक गांव है बड़वा गांव। कौन सा गांव है? कोटा का एक गांव है बड़वा गांव, वहां से प्राप्त होता है। तो सीधा सीधा प्रश्न आता है भाई, कहां से ये मिला? बड़वा गांव से। यानी बड़वा गांव कहाँ है? कोटा में। कहाँ है भाई? कोटा में है बड़वा गांव। अगर हम ज्यादा जानकारी ले, ये कब का है? ये 181 ईस्वी का है। कब का है भाई? 181 ईस्वी का है बड़वा यूप स्तंभ लेख। कब का है? 181 ईस्वी का है। बात आती है कि इसमें हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो ध्यान रखना, एक मोखरी वंश। कौन सा वंश? मोखरी वंश। नाम सुना होगा आपने। बलवर्धन, सोमदेव, बल सिंह, इन 3 भाइयों की कथा आपने सुनी होगी, जिन्होंने एक यज्ञ करवाया था जिसको हम बोलते हैं अप्तोयाम यज्ञ। कौन सा यज्ञ? अप्तोयाम यज्ञ या त्रिरात्र यज्ञ। त्रिरात्र यज्ञ की जानकारी हमें, देखो षष्ठी रात्र यज्ञ की जानकारी हमने पढ़ा, अभी जो पढ़ा हमने वो था षष्ठी रात्र यज्ञ। ये नानसा यूप स्तंभ लेख से मिलता है। किससे मिलता है? नानसा यूप स्तंभ लेख से। अब बात आती है त्रिरात्र यज्ञ अथवा अप्तोयाम यज्ञ। कौन सा यज्ञ भाई? अप्तोयाम यज्ञ अथवा त्रिरात्र यज्ञ। तो इस से हमें कौन सी यज्ञ की जानकारी मिलती है? अप्तोयाम यज्ञ अथवा इसी का दूसरा नाम है त्रिरात्र यज्ञ। कोई 3 भाई थे मोखरी वंश के। कौन से वंश के? मोखरी वंश के 3 भाई थे भाई। मोखरी वंश के 3 भाई थे। कितने भाई थे? 3 भाई। कौन कौन थे? एक तो था बलवर्धन, एक तो कौन था? बलवर्धन। एक था सोमदेव। कौन था? सोमदेव, सोमदेव। एक था बल सिंह। कौन था? बल सिंह। इन तीनों भाइयों ने मिलकर के, सोमदेव, बलवर्धन और बल सिंह, इन तीनों भाइयों ने मिलकर के यज्ञ करवाया था अप्तोयाम यज्ञ अथवा त्रिरात्र यज्ञ। अप्तोयाम यज्ञ अथवा त्रिरात्र यज्ञ करवाया था। बात समझ में आ गई भाई? त्रिरात्र यज्ञ अप्तोयाम यज्ञ किसने करवाया था? मोखरी वंश के 3 भाइयों ने करवाया था। खास बात है, इसमें भी भगवान विष्णु का वर्णन है, यानी वैष्णव धर्म का उल्लेख है। और यज्ञ क्यों करवाना चाहिए, यज्ञ के पीछे के उद्देश्य का उल्लेख, यानी यज्ञ के महत्व का उल्लेख किया गया। इसमें यज्ञ की महिमा का उल्लेख इसमें किया गया। सबसे खास बात ये जानकारी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा हमें बड़वा से ही 3 मोखरी यूप स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं। बड़वा से ही 3 मोखरी यूप स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं, जो मोखरी राजाओं के प्राचीन
इतिहास का वर्णन करने वाले प्राचीनतम अभिलेख है। समझ गए बात को? यानी आपको ध्यान में रखना है मोटे तौर पर, तो इतना ध्यान में रखना है कि बड़वा युग स्तंभ लेख कहां से प्राप्त हुआ? बड़वा गांव कोटा से प्राप्त हुआ। 181 ईस्वी का है और मोकरी वंश के 3 भाइयों ने जो यज्ञ करवाया था उस यज्ञ का वर्णन है। कौन से यज्ञ का वर्णन है? अप्तोयाम यज्ञ अथवा त्रिरात्र यज्ञ का वर्णन किया गया है। कौन से में? बड़वा युग स्तंभ लेख अभिलेख में, कोटा में। बलवर्धन, सोमदेव और बल सिंह, ये 3 भाई थे। याद रह जाएगा। खास बात आती है कि भाई ये भी संस्कृत भाषा में है। ये भी कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। कौन सी भाषा में भाई? संस्कृत भाषा में है। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि ये भी वैष्णव धर्म की बात करता है। यज्ञ वैष्णव धर्म और यज्ञ के महत्व का प्रतिपादन करता है। यज्ञ का महत्व प्रतिपादन करने वाला अभिलेख है बड़वा युग स्तंभ लेख। अब एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको कुछ स्पेशल चीजें बताता हूं। ले लिया होगा? चलिए, हमने 5 अभिलेख पढ़े। कितने पढ़े भाई? 5 अभिलेख हमने पढ़े। कितने पढ़ लिए भाई? 5 हमने पढ़ लिए। पांच अभिलेख हमने पढ़ लिए। सबसे पहला अभिलेख जो अपना आता है वो कौन सा है? बड़ली का शिलालेख। कौन सा आता है? बड़ली का शिलालेख। रिपीट कर रहा हूं, याद हो जाना चाहिए। बड़ली का शिलालेख बड़ली गांव, सॉरी, बड़ली का शिलालेख बड़ली गांव अजमेर से प्राप्त हुआ। बड़ली गांव अजमेर से प्राप्त हुआ। 443 ईसा पूर्व का है। भारत का दूसरा सबसे प्राचीनतम शिलालेख बड़ली का शिलालेख ही है। तो भारत का पहला कौन सा है? पीपर हवा उत्तर प्रदेश, जो कि 487 ईसा पूर्व का है। कब का है? 487 ईसा पूर्व का है। भाई बड़ली शिलालेख को खोज करने वाला बंदा था गौरी शंकर हीराचंद ओझा। 1912 बिलोट माता मंदिर में यह शिलालेख हमें मिला था। ये ब्राह्मी लिपि का पहला शिलालेख है। बड़ली शिलालेख ब्राह्मी लिपि का पहला शिलालेख है और जैन धर्म का प्रचार प्रसार अजमेर के अलावा माध्यमिका में भी हुआ था, ये इसकी जानकारी देता है। फिर हमने पढ़ा दूसरा घोसुंडी का शिलालेख। घोसुंडी गांव चित्तौड़ में है और 200 ईसा पूर्व का है। कब का है? 200 ईसा पूर्व का है। खास बात है इसी का दूसरा नाम है हाथी बड़ा शिलालेख और ऊबदीवड़ शिलालेख। इसी का दूसरे नाम है हाथी बड़ा शिलालेख और ऊबदीवड़। क्यों? क्योंकि अकबर ने यहाँ पर प्रकाश स्तंभ, जिसे हम ऊबदीवड़ कहते हैं, और एक हाथी बड़ा भी बनवाया था, तो वो है हाथी बड़ा का लेख, इसलिए कहते हैं। D.R. भंडारकर ने इसको प्रकाशित करवाने का काम करवाया था। ब्राह्मी लिपि में है, संस्कृत भाषा में है। वैष्णव धर्म और भागवत धर्म की जानकारी देने वाला पहला शिलालेख घोसुंडी का शिलालेख ही है। राजस्थान शब्द का उल्लेख भी हमें घोसुंडी शिलालेख से मिलता है, ये ध्यान रखना। और खास बात है इसमें एक यज्ञ का वर्णन किया गया। वह यज्ञ कौन सा है? अश्वमेध यज्ञ। अगर आपसे पूछे अश्वमेध यज्ञ का वर्णन करने वाला शिलालेख कौन सा है? घोसुंडी शिलालेख है। वैष्णव धर्म, ये अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? सर्वतात नामक व्यक्ति था गजवंश का, उसने करवाया था। और भगवान विष्णु के मंदिर की 4 दीवारी का उल्लेख भी ये करता है, उसके द्वारा बनवाई गई थी। फिर हम आगे बढ़े। तीसरा शिलालेख आता है नांदसा यूप स्तंभ लेख। कौन सा आता है? नानसा यूप स्तंभ लेख, जो कि नानसा गांव भीलवाड़ा में है। 225 ईस्वी का है। कब का है? 225 ईस्वी का है। वही ब्राह्मी लिपि संस्कृत भाषा में है। यह भी यज्ञ का वर्णन करता है, षष्ठी रात्र यज्ञ, जो कि गुणरूप नामक व्यक्ति द्वारा करवाया गया था। समझ गए? इसके संस्थापक है सोम। कौन है? सोम इसके संस्थापक है नानसा यूप स्तंभ लेख के। नानसा यूप स्तंभ लेख के। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें आगे की ओर। तो इस बारे में तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, यज्ञों के बारे में, क्योंकि यज्ञों के बारे में पूछा जाता है। समझ रहे हो बात को? यज्ञों के बारे में पूछा जाता है कि अश्वमेध यज्ञ का वर्णन कहाँ मिलता है? घोसुंडी में। वहीं षष्ठी रात्र यज्ञ का वर्णन नानसा यूप में मिलता है। बात आती है फिर बरनाला यूप स्तंभ लेख की। कौन सी यूप स्तंभ लेख की? बरनाला यूप स्तंभ लेख की।
किसने करवाया था, क्या है, संस्कृत भाषा में है। 7 पाठशालाओं के निर्माण की जानकारी देता है। वर्धन नामक व्यक्ति जो सौहर्ण गोत्र का था, उसने इन पाठशालाओं का निर्माण करवाया था। बरनाला गांव जयपुर से 227 ईस्वी का है, ये मिलता है। फिर लास्ट 5वां है बड़वा यूप स्तंभलेख, ये बड़वा गांव कोटा से 181 ईस्वी का है। मोखरी वंश का 3 भाई थे, बलवर्धन, सोमदेव और बल सिंह। इन्होंने एक यज्ञ करवाया था, आप तो याम यज्ञ, जिसे हम त्रिरात्र यज्ञ भी कहते हैं। हमने एक अश्वमेध यज्ञ पढ़ा, एक षष्ठीरात्र यज्ञ पढ़ा और एक त्रिरात्र यज्ञ या आप तो याम यज्ञ। ये आप तो याम यज्ञ की जानकारी देता है, यज्ञ के महत्व के बारे में जानकारी देता है, वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी देता है, यह भी संस्कृत भाषा में है। तो ये 5 शिलालेख थे मित्रों। अगली क्लास में हम अगले शिलालेखों को लेकर आएंगे, आराम से हम पढ़ेंगे धीमे धीमे और बहुत लंबे समय तक हम लेंगे, टाइम तो लेंगे लेकिन बहुत अच्छा करके चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा भाई आपसे विशेष आग्रह रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर ले। लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों को सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और जिन्होंने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर ले। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हमें बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी।